गाइस, आज हम बात करेंगे क्लास 12th अध्याय 1 जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। पहला टॉपिक आता है घर्षण विद्युत। पदार्थों के रगड़े जाने पर उनके घर्षण के कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, अतः उस घर्षण को ही घर्षण विद्युत कहते हैं। अर्थात स्पष्ट है कि इन्हीं दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके घर्षण के कारण उनमें एक गुण उत्पन्न आ जाता है, जिससे वे अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे जब कांच, गंधक, बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़ आदि में ये गुण उत्पन्न होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ अपनी से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है। इसी गुण को घर्षण विद्युत कहते हैं। यह स्पष्ट हुआ आप सभी को। दूसरे टॉपिक का नाम विद्युत आवेश। जिस किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसे कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को ही C से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी आवेश माना, आप लिख सकते हैं माना यदि किसी आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q इक्वल टू Q आवेश Q इक्वल टू Na, जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ E इक्वल टू होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, आप सभी जानते होंगे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। उदाहरण के तौर पर कांच को रेशम से एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल से परस्पर रगड़ा जाए तो उनमें हल्की वस्तुओं, कागज के टुकड़ों, तिनकों अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान होता है। आवेश पढ़ चुके हैं। अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। विलियम्स गिलबर्ट के अनुसार वस्तु के घर्षण से दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऋणात्मक तथा धनात्मक नाम दिया। खोज विलियम गिलबर्ट ने किया, लेकिन नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। पहला है जिसे धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम ले सकते हैं, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। और दूसरा टॉपिक आता है ऋणावेश। ऋणावेश को किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ही ऋणावेश कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर भी कह सकते हैं या बिल्ली के खाल भी कह सकते हैं, फर से रगड़ा जाए तो एबोनाइट की छड़
पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात स्पष्ट है कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेश तथा जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसे ऋणावेश कहते हैं। स्पष्ट हुआ आप सभी को? टॉपिक है विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये आईएमपी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। चलिए इसे भी देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भाग में समाहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो प्रकार के मौलिक कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित तथा इलेक्ट्रॉन तथा जबकि हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इसे ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं या ऐसे सिंबल बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नामक कण विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिणाम में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जितना प्रोटॉनों की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। बस ये दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है वो धनावेश होता है। टॉपिक है आवेश का संरक्षण। इसे भी देखते हैं। आवेश का संरक्षण नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। अर्थात हम न आवेश को नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये था। आगे पढ़ते हैं। अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात न हम इसे नष्ट कर सकते हैं और न ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं या भेज सकते हैं दूसरी वस्तु में। हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। है विद्युत धारा, जिसे हम करंट कहते हैं। इसे की परिभाषा देखते हैं। किसी सुचालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय। इक्वल टू कह सकते हैं आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और इसके बटे में क्या T को किससे प्रदर्शित हैं? I समय को किससे प्रदर्शित हैं? T से। अब इसका आवेश इक्वल टू जब इसको यहाँ रखेंगे तो T जाकर इधर भाग में इधर क्या कराएगा? गुणा। तो आवेश इक्वल टू Q इक्वल टू I इंटू टी। समय, T क्या है? समय। I क्या है? विद्युत धारा। तो इसको देख लेते हैं। एक माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम और एक नैनो कूलाम इक्वल टू होता है नैनो मतलब -9 कूलाम 10⁻⁹ कूलाम। टॉपिक है विद्युत रोधी। चलो विद्युत रोधी की परिभाषा हम देखते हैं। वे पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह
सुगमता से नहीं होता है उसे विद्युतरोधी कहते हैं। जैसे लकड़ी या रबड़ अर्थात हम कह सकते हैं जिसमें करंट फ्लो ना करे या करंट जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह ना हो, उसे क्या कहेंगे? विद्युतरोधी। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, चालक। चालक अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि इसमें विद्युत का क्या होगा? प्रवाह होगा। अर्थात चलिए इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है उसे चालक कहते हैं। अर्थात मानव, जीव जंतु, धातु अर्थात लोहे, टीना, ये सभी में क्या होता है? आवेश का प्रवाह होता है। चलिए अर्धचालक देख लेते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह चालकों से कम अर्थात चालक से कम और अचालक से अधिक होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन आदि इसके उदाहरण हैं।